हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के द्वारा बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए जो बुक जारी किया गया है 15 सेट का, उसे डिस्कस कर रहे हैं। और उसी के सीरीज के तहत हम लोग आज सेट नंबर 3 को करेंगे। और इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 120 प्रश्नों को देखने वाले हैं और सारी जो आपको डिटेल में बताया जाएगा, जो भी प्रश्न है उसके आंसर के अलावा उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे आपको बताया जाएगा। तो काफ़ी ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को जो है वो पूरा आप ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेट को। देखिए, सेट नंबर 3 को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और इस सेट का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता में से जुड़े जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन है कालीबंगा, बनावली, लोथल या रंगपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा जो था वो आपका राजस्थान में था और किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे ये स्थित था, घग्गर नदी के किनारे। और यहीं से जो है आपको चूड़ियों का भी प्रमाण मिलता है। चूड़ी का जो प्रमाण है वो आपको यहाँ से मिलता है। फिर लकड़ी के जो है वो नाली का प्रमाण मिलता है, लकड़ी के नाली का प्रमाण आपको कालीबंगा से मिल रहा है। इसके अलावा जो है कालीबंगा में जो है आपको अलंकृत ईंट का भी प्रमाण मिलेगा, अलंकृत ईंट का प्रमाण आपको कालीबंगा से मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें लोथल की, तो लोथल जो है एक बंदरगाह शहर था हड़प्पा सभ्यता का, और यहाँ से जो है आपको चावल का पहला साक्ष्य मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। अगर चावल का पहला जो कोई प्रमाण मिलता है तो वो आपको लोथल से मिलता है। साथ ही हड़प्पा ये लोथल से ही जो है आपको अग्निकुंड के भी प्रमाण मिलते हैं। अग्निकुंड के प्रमाण जो है वो यहीं से प्राप्त होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है अशोक द्वारा कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया था। अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठता है और उसके 8 वर्षों के बाद ये युद्ध होता है। और ये युद्ध इतना भयावह था कि कई लाख लोग जो है इसमें मारे गए थे और कई हजारों को बंदी बना लिया गया था। उस युद्ध के बाद ही जो है वो अशोक क्या करता है कि वो धर्म घोष को अपनाता है, धर्म घोष को। और इन सभी बातों की चर्चा जो है, अर्थात युद्ध की जो चर्चा है, वो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उस शिलालेख में आपको प्राप्त हो जाता है। और एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है कि कलिंग के किस अभिलेख में जो है वो मतलब अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो 13वें शिलालेख है या अभिलेख में। आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है सूत्राध्यक्ष, पानीयाध्यक्ष, विविताध्यक्ष या सीताध्यक्ष, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विविताध्यक्ष। देखिए, जो मौर्य काल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो हमें मिलती है वो कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, उससे हमें प्राप्त हो जाता है। और इसमें बताया गया है कि उस काल में जो है वो 26 टाइप के जो है वो अध्यक्ष थे मौर्य काल में, जिसमें आपका सीताध्यक्ष वो जो है वो कृषि विभाग को देखता था, जबकि पानीयाध्यक्ष जो है वो आपको वाणिज्य विभाग से रिलेटेड थे। वाणिज्य का अध्यक्ष कौन था, तो पानीयाध्यक्ष। वहीं सूत्राध्यक्ष क्या होता था कि ये जो सूत काटने का काम है उन सभी को देखने का जो कार्य करता था वो सूत्राध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। तो इसे आप ध्यान में रखें। आगे, गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था। पूजा स्थल, न्यायालय, बंदरगाह या टकसाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय। न्यायालय को जो है वो पुग कहा जाता था गुप्त काल में। देखो, जैसे हम अभी हमारे यहाँ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद फिर आपका जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो उसी टाइप से गुप्त काल में भी जो न्यायालय था वो 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो आपका है वो राजा का न्यायालय होता था। राजा के न्यायालय के बाद जो है वो आता था पुग, मतलब सेकेंड नंबर पे आपका पुग आ गया। पुग के बाद एक होता था श्रेणी, और श्रेणी के बाद जो है वो कुल। तो ये 4 प्रकार के जो है वो न्यायालय की व्यवस्था कहाँ मिलती है, तो गुप्त काल में मिलती है। और आपको मालूम होगा कि गुप्त काल का जो संस्थापक है वो आपका श्रीगुप्त है, और इसका जो प्रतापी राजा है उसमें समुद्रगुप्त आता है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली या काव्य दर्शन। तो देखो, हर्षवर्धन से जो रिलेटेड बुक है आप उसे PNR के थ्रू जान सकते हैं। PNR, पी से क्या हो जाएगा आपका प्रियदर्शिका हो जाएगा, एन से नागानंद हो गया और आर से रत्नावली। तो ये तीनों पुस्तक जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। और हर्षवर्धन मालूम होगा कि ये आपका कौन से वंश का था, तो वर्धन वंश का था, जिसका संस्थापक जो है वो आपका कौन था,
प्रभाकर वर्धन वो संस्थापक है। वहीं अगर बात करें काव्य दर्शन की, तो इसकी जो रचना है वो किए थे कौन, तो दंडी के द्वारा ये रचना किया गया था। आगे पूछा जा रहा है मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है वो आपको यशोवर्मन से मिलेगा। वहीं जो है स्कंद गुप्त का संबंध जो है आपका भीतरी अभिलेख से जो है स्कंद गुप्त का संबंध है, भीतरी अभिलेख। और वहीं जो खारवेल है, खारवेल का संबंध किससे, ये कलिंग राजा खारवेल है, और इसका संबंध जो है वो आपको हाथी गुफा अभिलेख से मिल जाता है, हाथी गुफा अभिलेख। और सबसे पहले जो भारतवर्ष का जिक्र है वो आपको हाथी गुफा अभिलेख में ही मिलता है, तो ये भी आप याद रखिए। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में, जो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। वहीं रुद्र दामन की बात करें तो गिरनार अभिलेख जो है उसका संबंध आपको रुद्र दामन से मिलेगा। और इसी में बताया गया था कि जो गिरनार झील है उसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया था। आगे मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान या जयचंद। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। 1175 ईस्वी में जो है पहली बार मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण करता है, और उस टाइम जो है भीम द्वितीय के द्वारा उसे हरा दिया जाता है। जबकि पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी की 2 लड़ाइयाँ होती है, एक आपका 1191 में और एक जो 1192 में। 1191 का जो तराइन का युद्ध था, इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गोरी पराजित होता है और पृथ्वीराज चौहान विजय होता है। लेकिन फिर अगले ही वर्ष 1192 का जो तराइन का युद्ध था, अर्थात तराइन द्वितीय, इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जो है वो विजयी हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है। और उसके बाद एक और युद्ध होता है जयचंद के साथ, वो होता है आपका चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। ये कब होता है, तो ये आपका 1194 ईस्वी में होता है, और जिसमें जो है मोहम्मद गोरी विजय होता है। तो याद रखिएगा 1175 में पहली बार मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण किया था, और दूसरी बार जो है आक्रमण किया 1178 में, और उस टाइम भीम द्वितीय ने इसे हराया था। आगे दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी, रजिया बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन खिलजी। अगर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1290 से लेके जो है 1290 में ये गद्दी पे बैठता है, किसे हरा के, तो ये जो आपका जो ममलूक वंश था, हरेक वंश था, ममलूक वंश या फिर गुलाम वंश था, उसके बाद जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करता है, और 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक ये शासन करता है। और 1296 में क्या होता है, इसकी जो हत्या है इसका भतीजा वो कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। आगे दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ किया था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है वो सबसे पहले जो है नगद वेतन देना शुरू किया था, और इसी ने क्या किया था, आपका घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया। घोड़ा दागने की प्रथा जो है वो इसी ने शुरू किया था। साथ ही सैनिकों का हुलिया रखना, इसके अलावा अस्थाई सेना की स्थापना, ये सारा काम जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर बात करें बलबन की, तो इसने क्या किया था कि एक दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, दीवाने अर्ज। और ये भी पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था, तो बलबन के द्वारा किया गया था। और बलबन जो है वो सिद्ध एवं पैगोश की नीति लाता है। साथ ही बलबन जो है वो तुर्कानी चहलगानी जो होता है उसको समाप्त करता है। जो बनाया किसके द्वारा गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा ये बनाया गया था। इल्तुतमिश को जो है वो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुज, निम्बार्क या विष्णु स्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य के द्वारा जो है अद्वैतवाद की स्थापना की जाती है। और ये कब किया जाता है, तो ये 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की जाती है, 9वीं शताब्दी में। वहीं अगर बात करें निम्बार्काचार्य की, तो इन्होंने जो है वो आपका द्वैतावाद की स्थापना की थी। द्वैतावाद की स्थापना जो है वो आपका निम्बार्काचार्य करते हैं। विष्णु स्वामी के द्वारा जो है वो आपका शुद्ध द्वैतावाद शुरू किया गया था, शुद्ध द्वैतावाद। जबकि रामानुज जो है ये विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादक थे, विशिष्ट द्वैतावाद। तो याद रखिएगा निम्बार्काचार्य कौन हो गए, ये आपका द्वैतवाद के संस्थापक हो गया, द्वैतवाद। और विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैत और रामानुज विशिष्ट द्वैत।
आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। तो न्याय की प्रसिद्ध जंजीर के लिए जो है वो जहांगीर को जाना जाता है। और जहांगीर का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1605 से लेके जो है 1627 ईस्वी तक शासन करता है। और ये अपने न्याय की जंजीर क्या था कि वो जंजीर यह आगरा के किले में लगा हुआ था। कहाँ? तो ये आगरा के किले में लगा हुआ था और इसमें जो है घंटियाँ लगी हुई रहती थी। ठीक है, घंटी लगने के कारण क्या है कि लोग जिन्हें न्याय की ज़रूरत होती थी वो इस जंजीर के सहारे जो है मतलब बजाकर वो अपने न्याय की गुहार लगा सकते थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है किसके द्वारा किसने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था। तो बर्नियर, बदायूनी, लेनपुल या फैजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनपुल। लेनपुल के द्वारा जो है बोला गया था कि दारा सिकोह जो है वो लघु अकबर है। और वहीं दारा सिकोह की अगर बात करें तो दारा सिकोह जो है ये जहांगीर का बेटा और औरंगजेब का भाई था। जहांगीर का बेटा, एक मिनट, ये जहांगीर का बेटा और औरंगजेब का भाई था दारा सिकोह। और इसने कई सारे उपन्यास की भी रचना की थी। वहीं अगर लेनपुल की बात करें तो लेनपुल ही था जिसने हुमायूं के बारे में कहा था कि हुमायूं जो है पूरी ज़िंदगी लड़खड़ाता रहा और इसका अंत भी जो है वो उसी टाइप से लड़खड़ाते लड़खड़ाते हो गया। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि सिख गुरु ने सिखों के एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। ऑप्शन है गुरु हरराय, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद के द्वारा जो है वो सिखों का एक सैनिक संप्रदाय बनाया जाता है और इसी ने जो है अमृतसर की किलेबंदी करवाई थी। अमृतसर का जो किलाबंदी है वो गुरु हरगोविंद के द्वारा ही करवाया गया था। इन्होंने यह घोषणा किया था कि लोगों को जो है वो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी लेनी होगी। और गुरु गुरु हरगोविंद जो है ये छठे सिख गुरु थे, जबकि गुरु हरराय ये सातवें थे। गुरु अंगद जो है ये दूसरे सिख गुरु थे और इन्होंने ही जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु तेग बहादुर की अगर बात करें तो ये जो आपके 9वें सिख गुरु थे। और 8वें कौन थे? तो 8वें जो है वो थे हरकिशन। और जो 10वें गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि गुरु हरगोविंद ने ही जो है वो आपका अकाल तख्त की स्थापना की थी। जो अकाल तख्त है उसकी स्थापना किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद के द्वारा ही किया गया था। आगे पूछा जा रहा है कि विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, निकितन, कृष्णदेवराय या देवराय द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के काल में ही जो है 1443 ईस्वी में फारसी यात्री आपका अब्दुल रजाक जो है वो यात्रा करता है। और वो किस देश का था? तो वो फारस का था। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो वांडीवास का जो युद्ध है वो आपका हुआ था 1760 में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है 1760 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए वांडीवास के युद्ध में जो है वो जो फ्रांसीसी थे ये किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के विरुद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद ही जो फ्रांसीसी है वो लगभग समाप्त हो जाता है। और इसमें जो अंग्रेज है उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो था आयरकुट के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। एक और याद रखिएगा 1759 में क्या है कि डच जो है वो समाप्त हो जाते हैं बेदरा के युद्ध के बाद। बेदरा का जो युद्ध होता है वो डच और अंग्रेज के बीच होता है और इस युद्ध के बाद डच के जो एक तरीके से कंपटीशन था अंग्रेज के साथ वो समाप्त हो जाता है। आगे अहमद शाह अब्दाली के भारत प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह आलम द्वितीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि अहमद शाह अब्दाली जो है सबसे पहले 1757 में आपका आक्रमण करता है दिल्ली के ऊपर। और उस टाइम जो है वो दिल्ली का जो शासक था वो था आपका आलमगीर द्वितीय। यही अहमद शाह अब्दाली बाद में क्या है जब पानीपत का युद्ध होता है तो मराठा के साथ ये युद्ध करते हैं। कब? 1761 में। किसके कौन सा युद्ध होता है? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, जिसमें मराठा की ओर से सदाशिव राव जो है वो भाग ले रहे होते हैं, सदाशिव राव। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वही देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, इस टाइम जो है मतलब
जब पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था उस टाइम कौन था आपका ये मुग़ल शासक, तो वो आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ये आपका था। वहीं मोहम्मद शाह के टाइम में क्या है कि मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड मिलेगा वो आपका 1719 से लेके 1748 तक का मिलेगा। और इसके टाइम में जो आक्रमण हुआ था वो ईरानी आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के टाइम में। और इसी ने जो है वो तख्त ताऊस लेके चला गया, और जो कोहिनूर हीरा था वो भी मोहम्मद शाह के टाइम में ही जो है नादिर शाह लेके जाता है। तो याद रखिएगा, नादिर शाह का अगर आक्रमण की बात करें तो ये आपका आक्रमण कब हुआ था, ये हुआ था 1739 ईस्वी में। और इसका जो टाइम पीरियड है मोहम्मद शाह का, ये 1719 से 48 तक था। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। आगे पूछा जा रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा प्लासी का जो युद्ध है वो आपका 22 जून 1757 को हुआ था। 1757 को, 22 नहीं 23 जून 1757, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, जो अक्टूबर ये आपका बक्सर का युद्ध है वो होता है 23 अक्टूबर 1764 को। एग्जाम में कभी कभी जो है वो ये दोनों डेट पूछ लिया जाता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो 22 जून 1757 को आपका प्लासी होता है, और 23 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा क्वेश्चन नंबर कितना है, 18। पूछा जा रहा है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है अजीमुल्ला, अहमदुल्ला, खान बहादुर खां, लियाकत अली, या इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अहमदुल्ला। अहमदुल्ला ने जो है वो फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इन्होंने अंग्रेज़ों को इतना परेशान किया था कि अंग्रेज़ जो है इनके खिलाफ जो है वो इनाम राशि जारी कर दिया था कि जो भी इन्हें पकड़ेगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। और अहमदुल्ला ही थे जिन्होंने क्या किया था कि 1857 में जिहाद का नारा दिया था। ये पूछा जाता है कि 1857 में जिहाद का नारा किसने दिया, तो अहमदुल्ला के द्वारा दिया गया था। अगर बात करें अजीमुल्ला की, तो इन्होंने जो है वो फतेहपुर से जो है वो पार्टिसिपेट किया था 1857 में। जबकि जो खान बहादुर खां थे ये जो है आपका बरेली से नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। आगे किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा के.एम. पनिकर। के.एम. पनिकर ने जो है वो डाकू राज की संज्ञा दिया था इस टाइम पीरियड को लेके। वहीं जो है रजनी पाम दत्त क्या थे, इन्होंने जो है वो आपका एक बुक लिखा था इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वही पूछ रहा है कि इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो ये हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। ये जो है रमेश चंद्र दत्त अलग हैं और रजनी पाम दत्त से। रजनी पाम दत्त क्या थी, ये इंडिया टुडे नामक जो पत्रिका है वो इन्होंने लिखा था, या फिर बोला जाए आज का भारत नामक जो पत्रिका था वो जो है रजनी पाम दत्त ने लिखा था। और इसका देख लेते हैं। इसका बोला जा रहा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा, तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। और इन्होंने इस पुस्तक में जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ, रमेश चंद्र दत्त ने क्या किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर इन्होंने बोला था कि हाँ ये बात जो सही है। और ये ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कॉन्सेप्ट था वो दिया किसने था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अपना जो पुस्तक थी इनकी अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उस बुक में जो है दादा भाई नौरोजी ने ये ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया था, जिसे रमेश चंद्र दत्त ने जो है इसकी पुष्टि की थी। आगे किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था, तो ये आपका 1813 का अधिनियम था, जिसमें ये बोला गया था कि हम लोग जो है इंडिया में भारत में जो है शिक्षा पे खर्च करेंगे 1 लाख रुपया। लेकिन ये 1 लाख रुपया जो है वो खर्च नहीं हुआ था। वो लैंग्वेज का इशू आ गया था कि जो शिक्षा है वो किस में दिया जाना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में दिया जाना चाहिए या इंग्लिश, इसलिए खर्च नहीं हो पाया था। लेकिन याद रखिए कि खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया था। आगे पूछा जा रहा है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आनंद मोहन बोस, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, गोविंद रानडे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करमशाह। आत्मीय सभा का जो गठन है वो किसने किया था, राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और राजाराम मोहन राय के द्वारा कुछ और भी जैसे कि आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है,
इसके अलावा ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो भी जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। अगर बात करें दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने जो है वो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। और गोविंद रनाडे जो है ये आपके जुड़े हुए थे प्रार्थना समाज से। प्रार्थना समाज में दो तीन लोग थे, एक तो आपका गोविंद रनाडे हो गया, फिर आत्मारंग पांडुरंग हो गया, केशव चंद्र सेन का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सारे लोग आपका प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। आगे पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद खान, हाजी शरीयत उल्लाह, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या था, मुस्लिम समाज में जो है वो जागरूकता लाने के लिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ताकि इनमें जो आधुनिक विचार और पाश्चात्य शिक्षा जो है वो जो है लोगों को मिल सके। आगे पूछा जा रहा है पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए करमशाह, जोया भगत, सीताराम राजू, जतरा भगत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करमशाह के द्वारा ये पागलपंथी विद्रोह किया गया था। और ये किस क्षेत्र में हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपका जो है असम का जो क्षेत्र था वहाँ पे ये होता है, गारो जो एरिया है गारो क्षेत्र का वहाँ पे। वहीं अगर बात करें जतरा भगत की, बिहार में जो ताना भगत आंदोलन होता है, ताना भगत आंदोलन में जो है विद्रोह जो होता है उसमें जतरा भगत और ताना भगत ये शामिल थे। और ये होता कब है? तो ये आपका 1914 के आसपास होता है बिहार में। वहीं अगर सीताराम राजू की बात करें तो जब रंपा विद्रोह होता है, कौन सा? रंपाओं का विद्रोह, तो उसमें सीताराम राजू का संबंध माना जाता है। और ये किस क्षेत्र में होता है? तो आपका आंध्र प्रदेश में ये होता है। 1800 आपका उनहत्तर या 79 से लेके जो है ये आपका 1922, मतलब एक लंबा टाइम पीरियड चलता है रंपाओं का 1879 से 1922 तक, और उससे जो है सीताराम राजू का संबंध है। आगे सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो देखिए जो 1888 का प्रथम कारखाना अधिनियम है ये आपका लॉर्ड रिपन के काल में होता है, लॉर्ड रिपन के काल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और रिपन के काल में ही आपको मालूम होगा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसे समाप्त कर दिया गया था, जो लगाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। मेयो के काल में पहली बार क्या होता है कि जनगणना होता है 1772 ईस्वी में। भारत में पहली जो जनगणना होता है वो लॉर्ड मेयो के काल में होता है। लॉर्ड डफरिन के काल में जो है आपका कांग्रेस का स्थापना होता है, कांग्रेस का स्थापना। लॉर्ड डलहौजी आपको मालूम है कि जो व्यक्तिगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, वो आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। आगे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर सी इंडियन ओपिनियन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था जब वो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास पे थे। वहीं हिंद स्वराज जो है वो गांधी जी का एक आत्मकथा भी है, ये याद रखिएगा, ये गांधी जी का आत्मकथा है। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ बुक लिखा था, जैसे आपका हरिजन हो गया, हरजन, फिर यंग इंडिया, नवजीवन, ये सारे जो बुक है वो उनके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए थे। नवजीवन भी जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और बात करें अगर माई ईयरली लाइफ की, तो ये जो है लिखा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा, ये चर्चिल की पुस्तक है। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड ब्लेजली, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड इरविन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा जो है वो 1799 ईस्वी में ये सेंसरशिप लागू किया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेस का मुक्तिदाता जो है वो आपका चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को जो है वो प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है, जिसने कि प्रेस पर से ये सेंसरशिप को हटाया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किंग्स फोर्ट पे जो हत्या का प्रयास है वो किया गया था 1908 में, और इसका जो डेट है वो है 11 अगस्त 1908। दो लोग इसमें शामिल थे, एक तो आपका प्रफुल्ल चाकी और दूसरा जो है वो खुदीराम बोस, ये दो लोग शामिल थे।
होता यह है कि जो बम है वो फेंकना रहता है किंग्सफोर्ड पे, लेकिन ये बम जाके गिरता है गाड़ी पे, और इस पे जो उसकी वाइफ थी कैनेडी और एक उसकी बेटी, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद चाकी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। एक बार बीपीएससी ने पूछा था कि जब खुदीराम बोस को फांसी दिया गया तब उसकी उम्र क्या थी, तो उस टाइम मात्र जो है 18 वर्ष और 8 महीने का उम्र जो है खुदीराम बोस का था। पूछा जा रहा है किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन है हकीम अजमल खां, अजीत सिंह, सैयद हैदर रजा, राजगोपालाचारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सैयद हैदर रजा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन बोला जाता है ये आपका हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 1905 में, और इसे जो है सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रखा गया। जो क्रांतिकारी थे इसे अलग अलग क्षेत्र में लेके गए। जैसे दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया, तो सैयद हैदर रजा ने इसका नेतृत्व किया। वहीं जो है अजीत सिंह ने जो ये पंजाब और यूपी का जो कुछ एरिया था वहाँ पे अजीत सिंह और बाल गंगाधर तिलक नहीं, लाला लाजपत राय, उनके द्वारा जो है पंजाब और यूपी का जो एरिया था वहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया गया। वहीं जो है राजगोपालाचारी इससे रिलेटेड नहीं थे। इसके अलावा एक नाम आता है आपका चिदम्बरम पिल्लई का। चिदम्बरम पिल्लई जो है वो मद्रास में इसका नेतृत्व कर रहे थे, और मद्रास में जो है वो स्वदेशी जो आंदोलन था उसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना गया, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। और पूना का जो एरिया था, पूना वाले एरिया में कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक वहाँ पे नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इस तरीके से लगभग भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आगे पूछा जा रहा है किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, और ये कांग्रेस का जो है अध्यक्ष 3 बार किए थे, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद के सदस्य भी बने। इन्होंने जो है ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ा था ब्रिटेन के फिंसबरी नामक जगह से, और वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद ब्रिटेन के संसद में पहुँचने वाले पहले भारतीय भी बने। फिर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई। तो सबसे पहले तो इसका जो टाइम पीरियड है वो सब देख लेते हैं। जो असहयोग आंदोलन है वो आपका कब होता है, 1920 में होता है। स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में होता है, 1 जनवरी 1923 में। और खेड़ा सत्याग्रह जो है ये आपका 1918 में होता है। चंपारण सत्याग्रह कब होता है, ये 1917 में। तो पूछा जा रहा है कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई, तो स्वराज पार्टी का गठन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू, और एक तो मोतीलाल नेहरू थे और दूसरे जो है सी आर दास अर्थात चित्तरंजन दास। ये 2 लोगों ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था। आगे पूछा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। तो जलियांवाला हत्याकांड ये कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1917 को ये हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये आपका अमृतसर में होता है। 17 नहीं 19 में ये हो रहा है। कब, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और उसी के विरुद्ध में जो है किसने सर की उपाधि त्याग दी थी, तो आपका जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो है ये उपाधि त्याग दी थी। जबकि महात्मा गांधी को बोला जाता है कि ये केसरी हिंद की उपाधि त्याग गए थे। और एक और नाम आता है जमनालाल बजाज का, जमनालाल बजाज। इन्होंने जो है वो राय बहादुर की उपाधि अपनी त्याग दी थी, राय बहादुर की उपाधि। आगे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो चंपारण सत्याग्रह को जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन बोला जाता है। और इन्होंने कब चलाया था, तो 1917 ईस्वी में चलाया गया था। और ये चलाया गया था जो 3 कठिया पत्ती थी उसके खिलाफ बिहार के चंपारण क्षेत्र में। असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में हुआ था। अहमदाबाद मिल की जो घटना ये आपका 1918 में है। और नमक सत्याग्रह जो है ये आपका 1930 में है। और इसी के बाद जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे पूछा जा रहा है किसके सुझाव पे भारतीयों का साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड ब्रेकनवुड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है उस टाइम कौन था, तो वो जो है वायसराय था उस टाइम। और उसी के कहने पे जो है
वो भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा जाता है। अगर बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन आया क्यों था? तो ये आया था भारत में जो है संवैधानिक सुधार के लिए, ठीक है। और इसमें जो भी मेंबर थे वो सारे जो अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना गया था। और इसी का विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी लगने से, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और इस क्या होता है, जब साइमन कमीशन जो है एक चैलेंज देता है कि आप लोग जो है वो अपना खुद का संविधान नहीं बना पाओगे, तो उसके बाद एक नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, मोतीलाल नेहरू और भी लोगों के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट जो है इससे रिलेटेड है। देखते आगे। पूछा जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1939 में शुरू हुआ था और ये जो 1945 तक चला था, 1945 तक चला था। और जब ये शुरू हुआ था उस टाइम जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो जो है, जब ये शुरू हुआ तब था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड बेबेल। बेबेल जो है उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय था। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। और इसी बीच जो है भारत में 2-3 विद्रोह होते हैं। एक तो आपका 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। फिर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? गवर्नर जनरल और उससे संबंधित जो घटनाक्रम है वो पूछा गया है। तो देखिए लॉर्ड रिपन का संबंध जो है वो कम्युनल अवार्ड से नहीं था। और देखिए लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड है ये आपको मिलेगा वो 1881 के आसपास, ठीक है। इसी के टाइम में जो आपका क्या होता है, जो प्रथम कारखाना अधिनियम है वो पारित होता है। फिर अस्थायी स्वशासन की जो नींव है वो लॉर्ड रिपन ने ही रखी थी। लॉर्ड रिपन के काल में ही जो है नियमित जनगणना शुरू होता है 1881 से। तो ये जो है कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड नहीं है। कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड कौन है? तो ये जो है आपका इरविन का जो टाइम पीरियड है वो 1926 से लेकर जो है 1931 तक था, 1926 से 31। और कम्युनल अवार्ड होता कब है? तो 1932 में। तो इरविन नहीं होगा, बल्कि उस टाइम जो है बेलिंगटन था। कौन? लॉर्ड बेलिंगटन। और उसके टाइम में ये सांप्रदायिक पंचायत आया था। और इसी के टाइम में जो है आपका दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो इसके टाइम पीरियड में ही हुआ था, लॉर्ड बेलिंगटन के टाइम में। तो ये आप याद रखिएगा। फिर लिनलिथगो के बारे में बोला गया, तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो लिनलिथगो के टाइम में आया था। भारत ये जो प्रथम नहीं द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो भी जो है लिनलिथगो के टाइम में ही हुआ था। डलहौजी के बारे में मालूम है कि व्यापक सिद्धांत जो है डलहौजी के द्वारा दिया गया। इसके अलावा प्रथम जो रेलवे है वो डलहौजी के काल में ही चला था। चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है वो द्वैध शासन की शुरुआत की जाती। और पूछा जाए किस एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी? तो ये एक्ट था आपका 1919 का एक्ट, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट था भारत शासन अधिनियम, उसी के द्वारा जो है द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है, जो बाद में 1935 का जो एक्ट है उसके द्वारा समाप्त होता है। आगे पूछा जा रहा है झंडा गीत निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, भीखाजी कामा, मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ ठाकुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ये तो वंदे मातरम से रिलेटेड थे। और मैथिली शरण गुप्त जो है ये इनका कोई संबंध नहीं था इससे। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा श्यामा लाल प्रसाद। श्याम लाल प्रसाद, इनके द्वारा जो है ये झंडा गीत गाया गया था। झंडा गीत है कौन? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो गीत है उसी को बोला जाता है झंडा गीत। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या गाया गया था? तो इनके द्वारा जो है वो जनगण मन गाया गया। जनगण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। और उसके बाद एक इन्होंने अमार सुनार बांग्ला गाया था जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ई। और वो कौन है? तो श्यामलाल प्रसाद वर्मा जो कि झंडा गीत गाए हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए वैक्सीन आधारित थी? तो ऑप्शन है जाइकोव डी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाइकोव डी। ये जो है कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो मतलब डीएनए आधारित वैक्सीन था। आगे पूछा जा रहा है कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को क्रियान्वित करता है?
तो ऑपरेशन ग्रीन को क्रियान्वित करने का काम जो है वो नाफेड के द्वारा किया जाता है। और नाफेड का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होता है नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से इसका पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, एक तरीके का ये कोऑपरेटिव संस्था है। मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका नाफेड का पूरा नाम होता है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1958 को जो है इसका स्थापना होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो न्यू दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली। आगे आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, गृह मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये जारी किया जाता है और पेश करने का काम जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा होता है। आगे सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहन देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच जो है शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। और ये लाया कब गया था, तो ये लाया गया था 2001 ईस्वी में, 2001 में। आगे वह उद्योग जो खनिज का उपयोग कच्चे माल के तौर पे करते हैं वो कौन से उद्योग कहलाते हैं, तो जो कच्चे माल के रूप में खनिज का उद्योग करेंगे वो कहलाएंगे खनिज आधारित उद्योग। आगे है निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन है शकरकंद, आलू, कचालू, रतालू या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। आलू को जो है गरीब का मित्र कहा जाता है। आगे है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, गांधीनगर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें गांधीनगर की, तो यहाँ पे जो है वो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का। जबकि हैदराबाद में आपको सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिल जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है वो आपको मिल जाएगा कहाँ, हैदराबाद में। कोलकाता जो है ये एक तो जेडएसआई का हेडक्वार्टर है, जेडएसआई मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर है। साथ ही यहाँ पे केंद्रीय कांच और मृत्तिका संस्थान भी आपको मिलता है, केंद्रीय कांच और मृत्तिका संस्थान आपको कोलकाता में मिलता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ सार्क की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है 1980, 1983, 1985 या 1990। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985। 1985 में जो है सार्क की स्थापना होता है। सार्क का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होता है साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, तो अर्थात सार्क। तो ये जो है इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है, काठमांडू। और इसके अगर सदस्य देशों की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के जो भी सदस्य हैं, मतलब भारत के साथ जो जो बाउंड्री लगाने वाले देश हैं, चीन और म्यांमार को छोड़ के वो सारा जो है वो आपका सार्क के मेंबर है। जैसे इंडिया के अलावा पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऊपर नेपाल, भूटान, फिर नीचे आपका श्रीलंका आ जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। ये सारे जो है क्या है, सार्क कंट्री, सार्क जो है उसका ये सारे मेंबर है। तो टोटल अगर संख्या अगर देखा जाए तो ये 8 मेंबर है सार्क के। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है मैक-मोहन रेखा, भारत और चीन, तो ये सही है, ये सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, मेन रहीम जो है ये रूस और फिनलैंड के बीच है, ये भी आपका सही है। और हिंडनबर्ग ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है, ये भी सही है। मैगिनॉट की बात करें तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में नहीं है, ये फ्रांस और स्पेन के बीच में नहीं है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। ठीक है, मैगिनॉट किस में, तो फ्रांस और जर्मन के बीच में। और एक दो और आप याद रख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है, तो रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। वहीं अगर बात करें अफगानिस्तान के साथ तो भारत जो है और अफगानिस्तान का जो है वो डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा। आगे पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ई तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। और ये जो है क्या है, तो ये जो है फास्ट ब्रेडर रिएक्टर के लिए जाना जाता है, फास्ट ब्रेड रिएक्टर के लिए। और यहाँ जो ईंधन के रूप में यूज होता है वो प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों का यूज किया जाता है, इसलिए अपने आप में यूनिक हो जाता है। आगे पूछा जा रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया है? तो आपको मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है 23 जनवरी को, तो उसके अवसर पे एक तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और उसी के अवसर पे क्या है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह हैं वहाँ पे 21 द्वीपों का नाम जो है वो चेंज कर दिया है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा MF हाइड्रा। MF हाइड्रा जो है दुनिया की पहली तरल संचालित नौका है, और ये एक फेरी है जिसमें कि आपका बैटरी के साथ साथ जो है वो आपका तरित ये लिक्विड हाइड्रोजन का भी यूज किया जा रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसे बनाया किसने? तो इसे जो है नॉर्वे की एक कंपनी ने बनाया है, नॉर्वेजियन कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। आगे के इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने में उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो देखिए ये जो गिराया गया है वो आपका प्रशांत महासागर में गिराया गया है। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है मेगाट्रॉपिक्स, तो इस उपग्रह का जो संबंध था वो मौसम के साथ था, मौसम की जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आगे है सत्विनी बुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फिजी या न्यूजीलैंड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजी। फिजी के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? सत्विनी राबुका। तो ये याद रखिएगा। आगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है? ऑप्शन है डेनियल मेडवेडेव, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जो है वो स्टेफेस को हराया था, स्टेफानोस सीतसिपास, बिल्कुल अलग नाम है, सीतसिपास को हराया था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किसे हराया था, तो याद रखिएगा सीतसिपास नामक जो टेनिस खिलाड़ी है उसे हराया था किसने? तो नोवाक जोकोविच ने। इसका सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। और अगर ये पूछा जाए कि नोवाक जोकोविच जो है वो किस देश के खिलाड़ी है, तो याद रखिएगा ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के। और अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो वो हो जाएगा अरीना सवालिंका। अरीना सवालिंका ने जो है वो महिला खिताब जीता है, सवालिंका। आगे हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता प्राप्त की है? तो IIT कानपुर ने जो है वो कृत्रिम हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की है। आगे किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030, 2040, 2047 या 2070? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2047। भारत 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र का जो है वो लक्ष्य रखा है। वहीं एक और टारगेट है जो 2070 तक का है, उसे बोला जाता है जीरो कार्बन का। जीरो कार्बन टारगेट जो है भारत का कब तक है? तो वो 2070 तक है। पूछा जा रहा है मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? तो विभाज्य उत्तक, सरल उत्तक, जटिल उत्तक, अविभाज्य उत्तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल उत्तक। जो मृत उत्तक होता है वो सरल उत्तक के उदाहरण है। और ये है क्या? तो ये जो आपका पादप उत्तक का उदाहरण है, पादप उत्तक का उदाहरण है, ठीक है। और देखो जो मृदु उत्तक है वो एक तरीके का अस्थायी उत्तक होता है, और उसके अंतर्गत आपका जो जाइलम और फ्लोएम भी आता है, जाइलम और फ्लोएम। और वैसे उत्तक जो कि आपके पौधे के शीर्ष पे पाए जाते हैं वो आपका क्या होता है? विभाज्योत्तक उत्तक का उदाहरण, मतलब जो विभाजित होता है। जैसे कि आपका हो गया शीर्षस्थ जो होते हैं उत्तक, शीर्ष पे होता है, या फिर जो जड़ में पाया जाता है उत्तक, जो कि भूमि के अंदर जो है बढ़ता है और जल और खनिज लवण की खोज करता है, तो वो सब जो उत्तक पाए जाते हैं वो आपका जो है विभाज्य उत्तक का उदाहरण होता है। आगे पूछा जा रहा है कि कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, ये बिल्कुल सही है। मशरूम जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, ये जो है गलत है। मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता, मॉस जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, मॉस।
ब्रायोफाइटा होता क्या है? तो ब्रायोफाइटा होता है जिसमें संवहनीय तंत्र का विकास ना हो, वह ऐसे जो है वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और मशरूम ऐसे जो है वो कवक का उदाहरण है। किसका? कवक का उदाहरण है। फिर शैवाल संवहनीय पौधा है, तो शैवाल भी संवहनीय पौधा नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कवक और शैवाल दोनों जो है सहजीवता दिखाते हैं लाइकेन में। ठीक है, लाइकेन जो है वो एक तरीके जो एक प्रकार का क्या होता है, पौधा होता है। ठीक है, और उसमें क्या है कि कवक और शैवाल दोनों जो है सहजीवता दिखाते हैं। कवक क्या करता है कि शैवाल को जो है वो रहने के लिए और स्थान देता है, साथ ही उसे जो है जल और खनिज लवण ला के देता है। तो उससे जो है वो खाना बनाने का काम करता है लाइकेन। लाइकेन में क्या पाया जाता है? तो वो क्लोरोफिल पाया जाता है, और उस क्लोरोफिल से लाइकेन जो है वो खाना बनाता है और कवक जो है उस खाने को ग्रहण करता है। तो इस तरीके से दोनों जो है एक दूसरे के साथ सहजीवता का संबंध दर्शाते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है थैलोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता। तो ये जो है देखो जिनमें ये सारी चीज़ विभाजित होते हैं उसे बोला जाता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि विभाजित नहीं रहता, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे विभाजित नहीं रहता और ये थैलोफाइटा होता है। और थैलोफाइटा के अंतर्गत ही जो आपका कवक, शैवाल और लाइकेन आ जाता है। कवक, शैवाल और लाइकेन ये तीनों जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत ही आता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है संक्रमित पेयजल में से फैलने वाला रोग है मलेरिया, मोटापा, टिटनस, हेपेटाइटिस, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो हेपेटाइटिस है वो संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है, और ये एक तरीके का जो है वो संक्रामक रोग माना जाता है। हेपेटाइटिस जो है ये किससे होता है? तो ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होने वाला रोग है। वहीं अगर बात करें मलेरिया की, तो अगर दूषित जल इकट्ठा रहता है तो उसके कारण जो है मच्छर आते हैं, और उस मच्छर के काटने से ये मलेरिया फैलता है। और उस मच्छर का नाम है मतलब जो लाने वाला है वो मच्छर वाहक होता है, और वो मादा एनोफ्लीज है। और अगर बात करें कि उसका मेन कारक कौन सा होता है, तो कारक जो है वो प्रोटोजोआ होता है, और उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के नाम से वो जाना जाता है। वहीं टिटनेस की अगर बात करें तो टिटनेस जो है ये एक जीवाणु होता है, टीटाणु, क्लोस्ट्रेडियम टीटाणु, उसके कारण ये होने वाला रोग है। तो याद रखिएगा टिटनेस जो है वो किसके कारण? तो जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का डी नंबर। आगे पूछा जा रहा है कि 58 में दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है किसके कारण? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या कृमि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण जो है वो दुधारू पशुओं में ये रोग होता है। और इसके कारण होता है क्या है कि जो दुधारू पशु है उनका शरीर जो है वो फूल जाता है, उन्हें बुखार होता है और दूध की कमी हो जाती है। आगे पूछा जा रहा है रसांकुर पाया जाता है, तो रसांकुर जो है वो आपका छोटी आंत में पाया जाता है, और इसी को जो है बोला जाता है दीर्घ रोम। ये करता क्या है? तो जो भी भोजन पाचन हो जाता है, आपको मालूम होगा कि भोजन जो है वो मुख से उसका पाचन शुरू होता है और छोटी आंत में आके उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। तो पूर्ण पाचन होने के बाद छोटी आंत में ही पाया जाता है आपका रसांकुर, जो कि रोए के रूप में होता है। दीर्घ रोम के मतलब बड़े उंगली के एक कार की उसकी आकृति होती है, और वो जो पचे हुए भोजन है तो उससे जो पोषक तत्व हमें प्राप्त हुआ है उसे जो अवशोषित करने का काम करता है। तो भोजन को अवशोषण करने का काम कौन करता है? रसांकुर करता है। और ये कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? मतलब अवायवीय मतलब बिना ऑक्सीजन का जो श्वसन है वो कोशिका के किस भाग में होगा? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, हरित लवक, कोशिका झिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में जो है वो दो अवस्थाएं होती है, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। अवायवीय में जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होती है, और जो वायवीय होता है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो याद रखिएगा कोशिका द्रव इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है जब फाइब्रोजीन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रोजीन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? देखो ये मेनली जो बात कर रहा है आपका ब्लड का बात कर रहा है। ब्लड में क्या होता है कि फाइब्रोजीन पाया जाता है, और जब ये फाइब्रोजीन अलग हो जाता है तो उसे कहते हैं
रहित प्लाज्मा को क्या बोला जाता है? सीरम बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये जो सीरम होता है ये क्या होता है? ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में ही क्या पाया जाता है आपका? प्लाज्मा में ही आपका प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और इसी प्रोटीन में क्या होता है कि 3 चीज़ें होती है। एक तो आपका फाइब्रोजीन हो गया, दूसरा क्या है कि हिपेरिन पाया जाता है। हिपेरिन जो कि आपका बॉडी में ब्लड क्लॉट होने से मदद करता है, मतलब नहीं होने देता है। और तीसरा होता है प्रोथेम्बिन, जो बॉडी के बाहर जब ब्लड जमता है तो उसमें हेल्प करता है। आगे है एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। ऑप्शन है ब्रेसन द्वारा, बी थाइलेमस द्वारा, सी थायराइड द्वारा, डी जो है लैंगरहैंस की दीपिका के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो एस्ट्रोजेन है ये आपका जो है कहाँ से स्रावित होता है? ये अंडाशय से स्रावित होता है, अंडाशय से। और ये क्या है? तो ये जो है एक तरीके का मादा हार्मोन है, मादा हार्मोन है। आगे पूछा जा रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, जो लैंगरहैंस की दीपिका है यहीं से आपका जो है जो ग्लूकोज का पाचन करता है इंसुलिन, उसका स्रावन होता है। किसका? इंसुलिन का स्रावन जो है आपका कहाँ से होता है? तो लैंगरहैंस की दीपिका से होता है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से जो है वो युग्मनज बनता है, जिसे जाइगोट भी बोलते हैं, युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियों की जो संख्या है वो आपका 7 हो जाएगा, जिसमें आपका लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, इसके अलावा टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर, उसके बाद फिर विद्युत धारा, करंट, और ज्योति तीव्रता, साथ ही एक और होता है पदार्थ का परिमाण, जिसे हम लोग जिसका मात्रक जो है क्या होता है? मोल। तो ये 7 जो है वो मूल भौतिक राशियों के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। देखते हैं आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे 65 नंबर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पूछा जा रहा है दूरी में केवल परिमाण होता है। जैसे अगर बोला जाए कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में यहाँ पे क्या है? सिर्फ परिमाण को बताया जा रहा है, तो दूरी में केवल परिमाण होता है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है विस्थापन अदिश राशि है, तो ये गलत है। विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, ठीक है, इसमें जो है दिशा होती है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, ये गलत है। विस्थापन की दर को जो है वो वेग कहते हैं, वेग। और वेग जो है वो आपको याद रखिएगा ये एक सदिश राशि है, जबकि जो चाल है, चाल में जो है वो दिशा नहीं होता, और ये एक अदिश राशि होता है, चाल एक अदिश राशि है। उसके बाद बोला जा रहा है कि समय एक सदिश राशि है, तो ये भी गलत है। समय जो है एक अदिश राशि है। 5 बजे तो 5 AM, तो 5 AM में कोई आपको डायरेक्शन नहीं बताया जा रहा, तो यहाँ पे कौन कौन सा असत्य हो जाएगा? आपका बी नंबर असत्य है। सी भी जो है विस्थापन की दर ये को वेग कहते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और समय ये भी आपका गलत हो जाएगा। और पूछा जा रहा है कौन असत्य है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका ई नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण नहीं होता तो वह क्या कहलाता है? अगर किसी भी वस्तु में अगर बल लगाया जा रहा है उसमें कोई त्वरण नहीं होता तो वो जो है कहलाएगा संतुलित बल। वैसे बल को क्या बोलते हैं? संतुलित बल। और अगर उसमें कोई विस्थापन होता तो वैसे वस्तु को बोलेंगे, विस्थापन नहीं, त्वरण। अगर उसमें कोई भी त्वरण होता बल लगाने के बाद तो ऐसे वस्तु को हम लोग बोलेंगे असंतुलित बल। ये दोनों आप याद रखिएगा। अगर त्वरण फोर्स लगा रहे, फोर्स लगाने के बाद जो है अगर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कि वो संतुलित है। और अगर उसमें फोर्स लगाने के बाद उसमें जो है एक्सीलरेशन आ रहा है तो उसे बोलेंगे कि ये असंतुलित बल है। आगे आते हैं। पूछा जा रहा है कि यदि 67 नंबर, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा? तैरने का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया, ये गलत है। तैरने का सिद्धांत जो है वो आपका, तैरने का सिद्धांत आइंस्टीन ने नहीं बल्कि आर्किमिडीज ने दिया था। किसने? आर्किमिडीज ने जो है ये सिद्धांत दिया था। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे बोलते हैं उत्प्लावन बल का सिद्धांत। उत्प्लवन बल का सिद्धांत वो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था।
आगे बोला जा रहा है, तो ये आपका कथन जो है ये गलत हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस स्थिति में वस्तु डूब जाएगी, जबकि ये स्थिति जो है इसमें वस्तु क्या है कि तैरने लगती है। ठीक है, अगर वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर होता है तो वो तैरने लगती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि अगर कोई लोहे का जहाज जो है वो समुद्र में क्यों तैर पाता है, तो कारण यही होता है कि लोहे के जहाज के द्वारा जो पानी हटाया जाता है उसका द्रव्यमान और उत्प्लावक बल का मान ये दोनों जो है बराबर होता है, जिसके कारण वो जहाज तैरता है। तो ये स्टेटमेंट होता है तैरने के लिए। फिर बोला जा रहा है वस्तु का भार जो है वो उत्प्लावक बल से अधिक होता है, ऐसी स्थिति में वस्तु जो है वो डूब जाएगी। और हमें पूछा वही गया कि वस्तु कब डूबेगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अब वस्तु का भार जो है उत्प्लावक बल से कम होता है तो वस्तु जो है वो सतह के ऊपर तैरने लगती है, अर्थात बोले तो वो छहलाने लगती है, उस टाइप के सेंस में ये होता है, ऊपरी सतह पे तैरती है इस कंडीशन में। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे पूछा जा रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश जाता है किसमें, तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल माध्यम में जाएगा, तो वैसे में क्या होता है कि यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन की घटना देखी जाती है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना। और इसी पे जो है आपका हीरा काम करता है, जो हीरे में चमक होती है उसमें क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना देखी जाती है। आगे श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। देखिए आपको मालूम होगा कि जो प्रकाश है उसमें कितने लाइट होते हैं, मतलब कितने प्रकार के रंग होते हैं, उसमें 7 प्रकार के रंग होते हैं। तो जब इसे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होने वाला होता है वो होता है लाल, नहीं सबसे कम आपका लाल विचलित होता है, रेड कलर जो है वो सबसे कम होगा, और सबसे ज़्यादा जो विचलित होगा वो होगा आपका बैगनी कलर। इसलिए जो आपको ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट यूज़ किया जाता है उसका कारण यही होता है कि ये जो है बहुत कम विचलित होता है, और सीधा जो है कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी आदमी आते रहता है तो उसे पता चल जाता है रेड कलर के कारण। आगे है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब चालक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली होता है क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, और उसका और लंबाई का दोनों का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। जैसे जैसे लंबाई में वृद्धि होगी उतना ही ज़्यादा जो है आपका रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध में वृद्धि होता है, और अगर ये लंबाई को हम लोग कम करते हैं तो प्रतिरोध में भी कमी आएगी। आगे पूछा जा रहा है वॉल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो वॉल्स तथा चार्ल्स के नियम को जो है सम्मिलित रूप से गैस समीकरण बोला जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है। बाष्पीकरण, संघनन, निस्यंदन, उदरपातन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो बाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है कि समुद्र से जल को निकाला जाता है। पहले समुद्र के जल को जो है आसपास के क्षेत्रों में एक क्यारी में जो है इस टाइप से अलग अलग कर दिया जाता, और फिर यहाँ बाष्पन की क्रिया के द्वारा जो है ऑटोमेटिक वो जल उड़ जाता है और नमक जो है यहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बाष्पीकरण के द्वारा नमक को निकालने का। आगे पूछा जा रहा है एक्वा रेजिया में HCl एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। तो एक्वा रेजिया आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, और ये बना किस चीज़ का होता है, तो HCl और नाइट्रिक एसिड का बना होता है, HNO3 का बना होता है। और यहाँ जो रेशियो होता है तो HCl का अनुपात होता है वो 1, और जो नाइट्रिक एसिड है इसका अनुपात होता है 3, अर्थात 1:3, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, 1:3 इज करेक्ट रेशियो होगा यहाँ पे। आगे पूछा जा रहा है कि विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है। मतलब देखो एक्चुअली होता है कि धातु जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा अधातु है वो विद्युत का सुचालक है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट जो है वो अपवाद है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, और ये एक अधातु है। और ग्रेफाइट क्या है, ये आपका जो है कार्बन का अपरूप होता है। एक द्रव अधातु कौन सी है, ऑप्शन है लिथियम, पारा, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। तो यह आपको मालूम होगा कि जो पारा है वो आपका क्या है, एक धातु है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन अधातु है। तो याद रखिएगा ब्रोमीन जो है वो एक अधातु है, और
ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है पिंच ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है मरकरी, यूरेनियम, थोरियम या लेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। पिंच ब्लेड जो है वो यूरेनियम का एक अयस्क है। और यूरेनियम का अगर दूसरे अयस्क की बात करें तो वो आपका कार्नेटाइट होता है। कार्नेटाइट जो है वो यूरेनियम का अयस्क है। वहीं अगर पिंच ब्लेड का केमिकल फार्मूला की बात करें तो ये होता है U2O3। और यूरेनियम का परमाणु संकेत, ये जो रासायनिक संकेत है वो आपको मालूम होगा कि U से डिनोट किया जाता है। आगे पूछा जा रहा है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। हेनरी बेकरेल, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी या आइंस्टीन। देखो इसमें बहुत बार आप कंफ्यूज होते होगे, तो आप बिल्कुल याद रखना कि जो शब्द था रेडियो सक्रियता वो दिया गया था मैडम क्यूरी के द्वारा, लेकिन जो खोज करने का श्रेय है वो हेनरी बेकरेल को जाता है। तो ये क्लियर रखिएगा कि जो मैडम क्यूरी है उन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज नहीं की थी, बल्कि उन्होंने रेडियो सक्रियता तत्व दिया था, मतलब नाम दिया था, ये शब्द का नाम दिया था। और ये भी याद रखिएगा कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी इन दोनों ने मिलकर जो है वो आपका रेडियम और पोलेनियम की खोज की थी। रेडियम और पोलेनियम की खोज की थी। और इसी के लिए उन्हें क्या बोला दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था मैडम क्यूरी को। केमिस्ट्री और फिजिक्स दो क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाली ये एक महिला है। आगे है कि भारतीय संविधान में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, आयरलैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। और आपको मालूम होगा कि जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो इसकी बैठक करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या चीज़ लिया गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। इसके अलावा सेंट्रल एवं स्टेट के बीच जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच, वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया, ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया, तो DPSP का जो प्रावधान है वो आयरलैंड से लिया गया। ब्रिटेन से जो है आपका एक तो संसद के द्वारा शासन चलाने की विधि है वो आपका लिया गया। साथ ही एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी जो है यहाँ से लिया गया। तो ये याद रखिएगा। और ये दक्षिण अफ्रीका वाले में क्या था, यहाँ पे मैं उल्टा बोल गया। दक्षिण अफ्रीका वाले में क्या है कि संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो आपका जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। विधि निर्माण वाला क्या कि वो आपका ब्रिटेन से लिया गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। आगे राज्यपाल के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो राज्यपाल के पद की शपथ जो है वो आपको जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो राज्यपाल को ये इस पद की शपथ दिलाते हैं। और ये किस आर्टिकल में इसका ये बात की गई है शपथ लेने की, तो ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 159 में ये बोला गया है। देखिए राज्यपाल से रिलेटेड जो है 3-4 आर्टिकल है उसे देख लेते हैं। जो आर्टिकल 154 है वो बोलता है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। वहीं जो आर्टिकल 155 क्या बोलता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और 159 हम लोग ने देखा कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाने का कार्य है वो किसके द्वारा होता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन है 71वां, 72वां और 73वां या 74वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इसके लिए एक अलग पार्ट बनाया गया, पार्ट 9 भाग 9 जो है वो बनाया गया था। और एक और जो है संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा क्या है कि आपका नगर पालिका को जोड़ा गया था, नगर पालिका को जोड़ा गया। मतलब अगर बोला जाए कि ग्राम लेवल पे जो स्वशासन है, ठीक है, स्थानीय शासन, तो वो आपका 73वें के द्वारा आया था। और शहरी जो है स्थानीय स्वशासन जो है वो आपका 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। और ये कब हुआ था दोनों, तो 73वां और 74वां दोनों जो है 1993 में होता है। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा या
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अपना रिपोर्ट किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति क्या है कि बाद में इस रिपोर्ट को जो है वो संसद को सौंप देती है, जो कि वहाँ पे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और ये भी याद रखिए कि जो यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है, मनोज सोनी। मनोज सोनी, ये याद रखिएगा। देखते अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई। ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको मालूम होगा कि 1919 के एक्ट के तहत क्या हुआ था कि द्वीप शासन पद्धति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, द्वीप शासन का शुरुआत किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उस द्वीप शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और स्थानीय ये जो प्रांतों की स्वायत्तता है वो प्रदान की गई। तो ये जो आपका होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोला जाता है और इसी में जो है द्वैध शासन की बात की गई थी। 1909 का जो था उसे मार्लिमेंटो बोला जाता है और इसमें पहली बार सांप्रदायिक विभाजन की बात की गई थी, अर्थात मुस्लिम लोग के लिए जो है अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। फिर जो है अगर बात करें 1947 अधिनियम की, तो इसमें 2 अधिराज्य की बात की गई थी, मतलब 2 राष्ट्र की बात जो है वो किया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। देखते अगले प्रश्न को। पूछा है किसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार जिसका वर्णन जो है आर्टिकल 132 के तहत किया गया है, 132 के तहत है। उसमें होता है कि अगर कोई भी अपील करता है तो उसकी सुनवाई जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगी। और ये अपील क्या होता है कि आपका या तो हाई कोर्ट में हो जाना चाहिए या फिर कुछ उसका प्रोविज़न है, उसके बाद ही ये अपील किया जा सकता है। अगर मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है तो वो मौलिक क्षेत्राधिकार में आएगा, और अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो फिर आएगा रीट संबंधित क्षेत्राधिकार में। और रीट आपको मालूम है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो मौलिक अधिकार के हनन के बाद 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। सलाह संबंधी जो अधिकार है ये राष्ट्रपति यूज करते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं आर्टिकल 143 के तहत। आगे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है। तो भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। तो ये होगा राज्य। देखिए 3 टाइप का होता है। एक होता है पूंजीवादी, जिसमें कि उत्पादन कितना उत्पादन होना चाहिए और फिर कि मतलब जो भी चीज़ें उत्पादन के संबंधित उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता, वो सारा जो है वो निजी हाथों में होता है। तो ये हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद एक होता है राज्य, जिसमें कि उत्पादन के सभी कारक जो है उसका स्वामित्व और नियंत्रण वो जो है गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो वो राज्य का होता है। और ये दो रूपों में होता है। एक होता है आपका समाजवादी और दूसरा होता है साम्यवादी। ठीक है, राज्य के अंतर्गत 2 टाइप के अर्थव्यवस्था देखे जाते हैं। और एक और जो होता है मिश्रित, जिसमें सरकार को जब लगता है कि हाँ हमें जो है वो मार्केट या उत्पादन पे हस्तक्षेप करना चाहिए तब वो करती है, और जब उसे ज़रूरत नहीं लगता तब वो नहीं करती। और यही मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो भारत के अंतर्गत अपनाई गई है। आगे पूछा जा रहा है महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा जो दूसरे पंचवर्षीय योजना है उसके साथ जो है महालनोबिस मॉडल को जाना जाता है। ठीक है, अगर इसका टाइम पीरियड देखिए सारी योजनाओं का, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका है 1951 से लेके जो है आपका 56 तक है, और इसे बोला जाता है हेराल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना आपका हेराल्ड डोमर पे, दूसरा जो है वो आपका 1956 से लेके 61 तक है, और ये जो है बोला गया कौन सा महालनोबिस मॉडल। फिर थर्ड जो है वो होता है 1961 से लेके 66 तक। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक योजना अवकाश आता है 1966 से लेके 69 तक, और फिर 1969 से लेके जो है 1969 से लेके 74 तक ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाता है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये याद रखिएगा।
87 नंबर का सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है कि सर्वाधिक आपका जनसंख्या भी है और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी यहीं पे है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो है ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या कहाँ है। तो अगर रूरल परसेंटेज की अगर बात की जाए तो वो आपका हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या ज़्यादा है। आगे के बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है। ऑप्शन है 10.98, 15.24, 10.34 या 16.10। तो सही आंसर होगा 15.24% से बिहार का जो विकास दर का अनुमान लगाया गया है। आगे प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है। तो प्रति हेक्टेयर अगर की बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन होगा वो होगा पंजाब में, और ऐसे जो है सर्वाधिक चावल का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है मिलान करना है हमें टाइगर रिजर्व और राज्य का। तो जिम कॉर्बेट आपका कहाँ हो जाएगा। जिम कॉर्बेट हो जाएगा उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड कितना 3 नंबर। बांधवगढ़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। दम्फा जो है आपका मिजोरम में है, और रणथंबोर ये राजस्थान में, अर्थात 3421 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। बोला जा रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है। पश्चिम घाट या हिमाचल क्षेत्र या मेघालय। तो देखो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो आपका पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, इन 3 क्षेत्रों में ही होता है। अगर पूछा जाए मेघालय में या फिर पूरे भारत में कौन सा स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो वो आ जाएगा फिर मानसीन राम। मेघालय में एक जगह मानसीन राम, वहाँ पे ये आ जाता है। आगे रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है। तो रिंग ऑफ फायर होता है प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित जो क्षेत्र है वो आपका रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन है 12, 15, 14 या 13। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 13। भूमध्य रेखा जो है वो 13 राज्यों से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा क्या है कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, ये 0 डिग्री जो रेखा है इसी को क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि जो भूमध्य रेखा है वो कितने जो है आपका महाद्वीपों से होके गुजरता है, तो फिर 3 महाद्वीप हैं जिनसे होके ये गुजरेगा। एक तो आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है वहाँ से होके ये भूमध्य रेखा क्रॉस करती है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा है। ऑप्शन है फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा या कैलिफोर्निया जलधारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि फॉकलैंड जलधारा हो या लेब्राडोर हो या बेंगुएला या कैलिफोर्निया, ये सभी आपका ठंडी जलधारा के उदाहरण है। अगर गर्म जलधारा की बात करें तो एक आपका गल्फ स्ट्रीम आता है। गल्फ स्ट्रीम ये आपका गर्म जलधारा है। वहीं जापान के पास एक धारा बहती है क्यूरोसियो क्या है कि वो एक गर्म जलधारा है, और वहीं उसी के पास एक बहती है, उसका नाम है ओयोसियो, जापान के पास, वो एक ठंडी जलधारा है। तो ये याद रखिएगा। देखते हैं आगे 95 नंबर। पूछा जा रहा है कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है। ऑप्शन है अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इराक। इराक जो है वो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। और कौन कौन से देश बनाते हैं, तो टोटल 5 ऐसे देश हैं जो कैस्पियन सागर के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उसमें एक तो आपका रूस हो जाएगा, ठीक है, मतलब इन सब के अलावा जैसे अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, और एक और आपका होता है तुर्कमेनिस्तान। ये 5 ऐसे देश है जो कि आपका कहाँ कैस्पियन सी से सीमा लगाता है, जबकि इराक जो है सीमा नहीं लगाता। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। ऑप्शन है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जो है वो पश्चिम बंगाल से सबसे कम बाउंड्री टच करता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को।
देखो एक्चुअली क्या है कि बिहार के 3 ऐसे ज़िला हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वो कौन कौन? तो एक तो आपका हो जाता है किशनगंज, दूसरा कटिहार, और एक और है पूर्णिया। तो ये 3 ज़िले जो हैं वो आपका पश्चिम बंगाल से बाउंड्री टच कर रहे हैं, और उसमें सबसे कम कौन करेगा? तो आपका पूर्णिया करेगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? ऑप्शन है बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार में जो है पाइराइट एक पाया जाता है, और ये पाइराइट होता क्या है, इसमें क्या है कि लोहा और गंधक ये दोनों का यौगिक माना जाता है इसे। ठीक है, और इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मूर्खों का सोना के नाम से भी इसे जाना जाता है, फेरस सल्फाइड। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत का जो है वो 95% पाइराइट जो है वो आपका बिहार में ही पाया जाता है। अगर पूछा जाए बिहार में कहाँ, तो बिहार का जो आपका दक्षिण पूर्वी जो पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है कैमूर और रोहतास का, वहाँ पे ये पाया जाता है, इसके भंडार जो है वो पाए जाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो याद रखिएगा बिहार में सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वो आपका गोपालगंज है, और यहाँ का जो लिंगानुपात माना जाता है वो 1021 माना जाता है। और अगर बिहार में पूछा जाए सबसे कम, तो वो आपका मुंगेर जिले का है। मुंगेर जिले का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। और अगर बात करें कि बिहार में लिंगानुपात क्या है, तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो आपका 918 है। आगे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3 या 4? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है एक आपका सबसे लंबा जलमार्ग है। यहाँ ये किसे जोड़ता है? तो ये आपको जो है इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक है। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज से लेके जो है ये हल्दिया तक है। वहीं जो आपका NW2 है ये आपका कहाँ पे मिलेगा? ये आपका असम में मिलेगा, और ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पे स्थित है। किस नदी पे? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे, और ये धुबरी और सदिया के बीच है। धुबरी सदिया के बीच में ये स्थित है, ये याद रखिएगा। आगे जीरो रेखा क्या रेखा कहलाती है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच की रेखा, सिक्किम और बांग्लादेश के बीच की रेखा, मेघालय और बांग्लादेश के बीच की रेखा, या त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा? तो याद रखिएगा त्रिपुरा और बांग्लादेश के जो बीच का रेखा है उसे जो है जीरो रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे मैथ के क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि 80 का 50% का 90% क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 50 को जैसे ही 1/2 आप कीजिएगा तो ये आपका 40 हो जाएगा, और 90 इंटू 40 आपका 36 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये सिंपल है। अगर आप इसे सिर्फ लिख भी ले तो ये आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये 40 हो गया, और ये 0 0 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा 36। आगे पूछा जा रहा है 9 + 2√14 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 105 नंबर में देखें तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 दिन तक चलेगी। फिर एक क्लास टेस्ट में 63 के बजाय रवि के अंक गलत रूप से 93 हो गया। इसका भी अगर आंसर हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 60 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 107 नंबर को देख लेते हैं। 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 लीटर। 108 का होगा ऑप्शन नंबर बी, 220.50। 109 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.5% की कमी आएगी। 110 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 674, ये यहाँ करेक्ट आंसर होगा। फिर 111 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32। फिर ये आपका रीजनिंग का सेक्शन है, तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं आंसर को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में अंक की लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, 983। आगे की लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 113 का ए,
192। 114 नंबर का अब ए आ जाएगा 262। 115 की अगर बात करें, एक मिनट, तो 115 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी 78। 116 का होगा बी ICKP, इसका सही आंसर होगा। 117 में अगर बात करें तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3241। 3241। 119 की अगर बात करें तो 119 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। और 120 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो चैप्टर नंबर जो सेट नंबर 3 था वो आपका कंप्लीट होता है। जल्दी हम लोग जो है सेट नंबर 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।